नमस्कार। कभी सोचा है कि अंग्रेजी भाषा आखिर ये काम कैसे करती है? आज हम ना इसकी बिल्कुल जड़ से शुरुआत करने वाले हैं, अक्षरों से लेकर पूरे पूरे वाक्यों तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या ऐसा हो सकता है कि हर इंग्लिश सेंटेंस के पीछे कोई आसान सा फॉर्मूला छिपा हो? ये एक मजेदार सवाल है और इसका जवाब वो तो हमें इस सफर के आखिर में ही मिलेगा। तो देखिए, जैसे कोई भी बड़ी इमारत बिना नींव के नहीं बनती, ठीक वैसे ही अंग्रेजी की भी एक नींव है। और वो नींव क्या है? वो है इसकी वर्णमाला, जिसे हम कहते हैं अल्फाबेट। समझिए कि ये वो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं जिनसे भाषा की पूरी इमारत खड़ी होती है। और मजे की बात यह है कि ये बिल्कुल हिंदी जैसा ही है। जैसे अपनी हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं ना, ठीक वैसे ही इंग्लिश अल्फाबेट के भी दो मेन परिवार हैं, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो सवाल उठता है, ये होते कितने हैं? यकीन मानिए, पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा सिर्फ 26 लेटर्स पर टिकी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ए से लेकर जेड तक बस यही 26 अक्षर हैं जो पूरी कहानी बनाते हैं। अब इन 26 लेटर्स का जो बंटवारा है ना, वो भी बड़ा सीधा सा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनमें से 5 तो होते हैं वावल्स और जो बाकी के 21 बच गए उन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये 5 वाउल्स आखिर हैं क्या? कह सकते हैं कि ये भाषा की आत्मा है, उसकी सबसे जरूरी ध्वनियां ए, ई, आई, ओ, यू। इनके बिना तो इंग्लिश का कोई शब्द बन ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। लेकिन ठहरिए जरा, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। इन 26 लेटर्स के बीच एक ऐसा लेटर भी है जो थोड़ा जासूस टाइप का है, जो कभी-कभी रूल्स को तोड़ देता है, और उसका नाम है वाई। और इसी वजह से वाई को अक्सर एक सेमी वाउल कहा जाता है, मतलब आधा वाउल। ये अपनी आवाज के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है। कभी ये वाउल की तरह काम करता है तो कभी कॉन्सोनेंट की तरह। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जब हम बोलते हैं येलो, तो वाई की आवाज कैसी है? य जैसी, है ना, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब हम बोलते हैं क्राई, तो वाई की आवाज आई या ई जैसी आती है, और ये एक वावल साउंड है। देखा, यही है वाई का असली कमाल। तो ठीक है, लेटर्स की कहानी तो समझ आ गई। अब अगला कदम क्या है? इन अक्षरों को जोड़कर शब्द और फिर वाक्य बनाना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए इंग्लिश में एक मास्टर फॉर्मूला है जो लगभग हमेशा काम करता है। तो हर सिंपल इंग्लिश सेंटेंस में बस 3 ही चीजें होती है। पहला सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है। दूसरा वर्ब, यानी जो काम हो रहा है। और तीसरा ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम का असर हो रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस यही है वो मैजिकल फॉर्मूला। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण में फिट करके देखते हैं। सेंटेंस है, ही इज हैप्पी। यहाँ पर ही कौन है? वो है हमारा सब्जेक्ट। इज क्या है? वो है वर्ब। और हैप्पी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना? एकदम आसान। अच्छा, तो अब इस फॉर्मूले के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से यानी कि हीरो से मिलते हैं, और वो हीरो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो मेन कैरेक्टर होता है जो या तो कोई एक्शन कर रहा होता है या फिर जिसके बारे में ही पूरी बात हो रही होती है। अब ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगुलर, मतलब एक वचन, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। और दूसरे होते हैं प्लूरल, मतलब बहुवचन, जैसे वी और दे। पर यहाँ एक खास बात है, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में आई और यू को भी ज्यादातर प्लूरल वाले ग्रुप के नियमों के हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है, भले ही बात एक ही इंसान की हो रही हो। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। तो चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, हमने अक्षर भी देख लिए, सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला भी समझ लिया। अब टाइम है इन सबको असल दुनिया में लाने का, मतलब असल बातचीत में इस्तेमाल करने का। देखिए, किसी भी भाषा में बातचीत की शुरुआत कैसे होती है? ग्रीटिंग्स से, मैनर्स से, है ना? तो चलिए कुछ ऐसे ही सबसे कॉमन और ज़रूरी इंग्लिश फ्रेजेस पर नज़र डालते हैं जो बातचीत शुरू करने में बहुत काम आएंगे। कुछ शब्द तो सच में मैजिक वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर कुछ विनम्रता से मांगना है तो प्लीज कहना, गलती हो जाए तो सॉरी, कोई मदद करे तो थैंक्स और उसके जवाब में वेलकम, किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना हो तो एक्सक्यूज मी और जाते समय टेक केयर कहना। ये छोटे छोटे शब्द हैं, पर बातचीत पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। और अब बात करते हैं ग्रीटिंग्स की। सुबह सुबह किसी बड़े से मिले तो कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर,
दोस्तों से मिले तो बस हेलो राहुल काफी है। ग्रुप से विदा लेते हुए गुड बाय गाइस बोल सकते हैं। और हाँ, किसी से पहली बार मिलने पर नाइस टू मीट यू कहना तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो ये थे इंग्लिश भाषा के कुछ बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब असली सवाल ये है कि इनमें से कौन सा नया फ्रेज सबसे पहले इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि देखिए, कोई भी नई भाषा सीखने का जो असली सफर है ना, वो यहीं से, इसी पहले कदम से ही तो शुरू होता है।